Hi students, so this video is all about the selected topics of recent IT trends. So this video is basically beneficial for the students who are in the BTech CSE IT. So we have divided the syllabus into the 4 units which has to be covered in this playlist. So the unit 1 will consist of the topics about the data warehousing. So this will include the evolution of data warehousing concepts, benefits of data warehousing, comparison of OLTP and data warehousing, problems of data warehousing. Now next is data warehousing architecture, operational data and data store, load manager, warehouse manager, query manager, detailed data, lightly and highly summarized data, archive backup data, metadata, architecture model, 2-tier, 3-tier and 4-tier data warehouse, and user access tools. So first of all, let's see the introduction that what is the basically data warehouse is. So let's see. A data warehouse is a logical or a physical representation of various data objects in an organized fashion that provides vital information to an enterprise business intelligence ecosystem which primarily facilitate reporting and analytics within an organization. So let's take in a simple example to understand the definition of actually what the data warehouse is. So suppose that you are having a study table and you have a lot of books over there. ठीक है, अब उन बुक्स को अरेंज करने के 2 ways हैं. एक एक तो है ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना और दूसरा है अनऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना. तो अगर हम अपनी बुक्स को एकदम अनऑर्गेनाइज वे में अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस बुक को ढूंढते रह जाएंगे, हमें वो बुक इतनी इजीली नहीं मिलेगी या किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को वो बुक इजीली नहीं मिलेगी. बट अगर हम एकदम उस बुक्स को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे तो जिसकी बुक की अर्जेंट नीड होगी उसको हम फेच भी कर पाएंगे और अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाएंगे और अपना टाइम सेव भी कर पाएंगे. सिमिलरली जो कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है. या तो अपने डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज वे में रखें या तो अपने डेटा को बिल्कुल अनऑर्गेनाइज वे में रखें. अब ऑर्गेनाइज वे में रखने में क्या होता है कि अपडेट टू मेक अ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज वे. तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा डेटा इन ऑर्गेनाइज वे में हम बहुत इजीली मैनेज हो गए, नहीं. कंपनीज के बाद बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा होते हैं तो उन्हें मैनेज करने के उन्हें एकदम ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है एंड दैट प्लेटफॉर्म इज द डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस क्या करता है, लॉजिकल या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द वेरियस डेटा ऑब्जेक्ट्स जो कि एक ऑर्गेनाइज फैशन में अरेंज्ड होते हैं ताकि वो एक वाइटल इंफॉर्मेशन टाइम मानने पे एक वाइटल इंफॉर्मेशन बिजनेस इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को प्रोवाइड कर सके. अब डेटा उनको बिजनेस में बेसिकली डेटा किस चीज के लिए यूज होता है, फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स. तो रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में रखना और जैसे ही जिस डेटा की जरूरत हो उस डेटा को फेच करके यूटिलाइज करना वो सारा काम किसका है, डेटा वेयरहाउस का. Now next is a data warehouse can be centralized or distributed or a logical construct of many physical data warehouses all together. Now अब डेटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करना, डेटा वेयरहाउस की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू द नीड. जो कंपनीज हैं वो अपने डेटा वेयरहाउस को या तो सेंट्रलाइज रख सकती हैं जैसे कि एक सर्वर, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड रख सकती हैं या तो एक लॉजिकल सा कंस्ट्रक्शन बना सकती हैं, छोटे छोटे फिजिकल डेटा वेयर हाउसेस को एक साथ मिलाकर एक बड़ा सा डेटा हाउस बना सकती है, डेटा वेयर हाउस बना सकती है. अ डेटा वेयर हाउस इज अ कॉन्सेप्ट एंड नॉट एन एंटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एंटिटी, एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. सो डेटा वेयर हाउस जो है वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक तरीका है टू ऑपरेट दैट डेटा वेयर हाउस. उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं जो हम उसको यूज कर सके. इट इज जस्ट नॉट अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इट इज होल अ कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउसेस. अभी हमने पढ़ा दैट व्हाट इज अ डेटा वेयरहाउस. नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ द सेम. सो इट डिलीवर्स enhance business intelligence. Now what do you mean by business intelligence? That जो business intelligence है, business intelligence includes the predictions, the analytics, the processing.
So what is the analytics and predictions कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी एंड इसको अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करना और आगे की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक कंपनी जो हमने अभी एग्जाम्पल में ली उसका एक स्टॉक प्राइस है, सो उसको प्रिडिक्ट करना कि अगर जो हमारा जो करंट स्टॉक प्राइस और करंट ट्रेंड के हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा इन द कमिंग ईयर, सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर देमसेल्व्स टू अवॉइड द अनवांटेड सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इज द टाइम सेविंग। ओके, नेक्स्ट इज टाइम सेविंग कि जब भी एक ऑर्गेनाइज वे में अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे और वहां से हमने कोई कोई भी चीज फेच करनी है, यूटिलाइज करनी है, तो उसको हमने फेच करने में, ढूंढने में बहुत आसानी होने वाली है, राइट। तो वैसे ही डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज वे में सारा डेटा अरेंज होता है जिसको फेच और यूटिलाइज करने में बहुत सारा टाइम सेव होता है। बहुत ही फास्ट तरीका है डेटा वेयर हाउस में से इंफॉर्मेशन को, डेटा को फेच करना। नेक्स्ट इज एनहांस डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। एक तो डेटा क्वालिटी को एनहांस रखता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइज वे में है, हम लोग आराम से डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हुए हम लोग अपना डेटा फेच कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी, कोई मतलब एरर्स के मिनिमम चांसेस होंगे, राइट, रिलायबिलिटी होगी, एरर्स के मिनिमम चांसेस होंगे विच लीड्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। ओके, नाउ जनरेट्स हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। डेटा वेयरहाउस इज एक्सपेंसिव, ठीक है, बट अगर कोई कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है, डेटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करने में इन्वेस्ट करती है, तो उसको हाई रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? बिकॉज ऑफ द स्मार्ट इंटेलिजेंट बिजनेस प्रेडिक्शन से। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अगर कोई भी कंपनी को कोई बड़ा डिसीजन लेना है, लाइक इन्वेस्टमेंट्स का या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट करना हो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में डेटा वेयरहाउस के जो एनालिटिक्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू फॉरकास्ट विद कॉन्फिडेंस। So it enables the organization to forecast with confidence as such कि कोई भी अगर कोई कंपनी प्रिडिक्ट कर रही है कि हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में इस फ्लो में हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस फैशन में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, तो वो एकदम कॉन्फिडेंस से कर सकती है। हमारे पास कोई डाउट्स नहीं रहेंगे कि हम डेटा हमारे पास कंसिस्ट नहीं है या डेटा क्वालिटी हमारे पास पुअर है, तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई हमारा जो प्राइस है वो इस तरीके से इस फैशन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अगर डाउन्स आएंगे तो उनको हैंडल करने के लिए क्या रीजंस होंगे। तो इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंस लाने में जो डेटा वेयर हाउस की कंसिस्टेंसी एंड डेटा क्वालिटी है वो बहुत हेल्प करती है। Next is the streamlines the flow information, that it controls the flow of information in a straight way, कि एकदम स्मूथ वे में जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो होगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। नाउ कम्स ये OLTP। सो सी, जो OLTP, OLAP एंड द डिफरेंसेस, तो ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और इनको समझना कोई एकदम टफ नहीं है, बहुत इजी है। So let's try to understand what is OLTP, OLEP. So first of all, this is the OLTP. OLTP is an online transaction processing. Now, what is the OLTP? It is a category of data processing that is focused on transactions-oriented tasks. Now, what is a transaction-oriented task? Transaction-oriented task में ऐसी transactions आती हैं कि for example एक system of banking system को अगर हम देखें, तो उसमें भी अगर हम नेट बैंकिंग में देखें तो आपने कितना अपने अकाउंट में जो मनी है वो क्रेडिट करा या डेबिट करा, या उसके बाद क्रेडिट या डेबिट करने के बाद जो अमाउंट का अपडेशन है, तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स टास्क हैं वो कौन प्रोसेस करता है? OLTP। OLTP का जो मेन फोकस वो इन्हीं पर है, ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड टास्क पे। अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट में जब हम लोग बिलिंग करने जाते हैं तो दे कीप द स्टॉक, कीप द डेटा, राइट, कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट परचेज हुआ है या कौन सा प्रोडक्ट हम लोग परचेज करके लाए हैं, देन वो कौन सा प्रोडक्ट की कितनी सेल है, कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ स्टॉक है या कब उसका स्टॉक लाने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ट्रांजेक्शन्स बेस्ड होती है, राइट। तो OLTP typically involves inserting, updating and or deleting
small amount of data in the database. जैसे कि जो बैंकिंग सिस्टम था, फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनिशियली हैव 10,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, आपने उसमें 2,000 रुपीज क्रेडिट करे तो इंसर्ट हो जाएगा, 2,000 रुपीज इंसर्ट होंगे और अपडेट होने के बाद क्या आएगा 12,000, एंड उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे 3,000 विड्रॉल भी करने हैं, तो आपने वहाँ पे जो आपने 3,000 विड्रॉल करने का ऑप्शन क्लिक किया एंड वहां से आपके अकाउंट से पहले तो वो नंबर डिलीट हुआ, उसके बाद अपडेट होके क्या बचा 9,000, राइट. So जो inserting, updating and deleting of the small amount of data in the database, वो सारा कौन handle करता है OLTP. OLTP mainly deals with the large number of transactions by the large number of users. अब लार्ज नंबर जैसे बैंकिंग सिस्टम था उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, राइट, और बहुत सारे यूजर्स भी हैं उसके, तो OLTP बेसिकली डील्स with a large number of transactions by a large number of users. For example, order entry, retail sales जैसे कि supermarket and financial transaction systems, जिसका best example था हमारा बैंक. It carries out in a client server system. It is a very important point that OLTP is carried out in the client server system. कि एक हमारे पास सर्वर होगा जैसे कि बैंक के पास एक सर्वर है एंड जो उसके यूजर्स है, जो उसके कस्टमर्स है, वो क्या होंगे, इसके क्लाइंट्स होंगे. तो जो OLTP है वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम को फॉलो अप करता है. Now next is OLAP, Online Analytical Processing. Now this is far different from the OLTP we have studied earlier. So OLAP में क्या है? It is a technology behind many business intelligence applications. OLAP is the powerful technology for data discovery, including capability of limitless report, viewing, complex analytical calculations, and predictive what-if scenario planning. अब इसमें क्या होता है ये देखना कि बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम जो स्मार्ट बिजनेस एप्लीकेशंस हैं उसमें हम क्या यूज आता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी ए एंड इट वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी बी. तो बिजनेस ए क्या प्रिडिक्ट करना चाहेगी कि अगर मैं व्हाट इफ आई इन्वेस्ट इन द कंपनी बी व्हाट विल बी द आउटकम्स, बिकॉज अब वो आउटकम्स प्रिडिक्ट करने में क्या आएगा, कंपनी बी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो उसकी प्राइसिंग्स है, स्टॉक्स है, वो किस हिसाब से ट्रेंड कर रहे हैं, किस फैशन में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, वो सारी किस में आएंगे व्हाट इफ सिनेरियो प्लानिंग में, राइट. या फिर अगर एक और एग्जांपल लें कि कंपनी है एंड इट विश टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज द XYZ प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि वहाँ की जो उसमें जो XYZ की प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो उनके हिसाब से इतनी अप टू डेट नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतना प्रॉफिटेबल वो नहीं प्रूवन हो रही थी. तो ऐसी चीज भी प्रिडिक्ट हो सकती है दैट व्हाट इफ आई स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ XYZ प्रोडक्ट. तो वो क्या करेगा, डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेगा. डिफरेंट पैरामीटर्स को क्या देखेगा कि उसका जो कॉस्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो उसका कॉस्ट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, पैकेजिंग में, देन कम्स उसकी मार्केटिंग में, उसकी प्रमोशन में कितना कॉस्ट हमारा आ रहा है, प्लस उसकी प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, जो सेल जो हो रही है उस प्रोडक्ट की, उसके प्रॉफिट कितना आ रहा है. तो इन सब चीजों को देखते हुए वो लॉन्ग टर्म में हमारे पास आउटकम रख देगा. तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दी बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस. OLAP technology has been defined as the ability to achieve fast access to shared multi-dimensional information. जैसे कि हमने वो जो प्रोडक्ट वाला एग्जांपल लिया था उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को जज किया था और उसके हिसाब से हमने आउटकम लेकर आए थे, राइट. तो OLAP इज वेरी वेल नोन फॉर द फास्ट एक्सेस टू शेयर मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन. मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन मतलब जिसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो, बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके इन्फॉर्मेशन जो निकालनी है, बहुत सारे पैरामीटर्स के डेटा को कंसीडर करके जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट हमने निकालनी है, तो उसके लिए वेरी वेल कौन सा है हमारे पास OLAP, राइट. नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन द OLTP एंड OLAP. सो वी हैव टेकन सम पैरामीटर्स for a better understanding about the differences between the OLTP and OLAP. So the first parameter is the process. So OLTP क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल सिस्टम था और ये डेटाबेस की मॉडिफिकेशंस को से डील करता था, उसको मैनेज करता था, जो था हमारा अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज OLAP. OLAP का प्रोसेस क्या था कि वो जो ऑनलाइन एनालिसिस करता था और डेटा रिट्रीविंग प्रोसेस, प्रेडिक्शंस एंड ये सब चीजें करता था व्हाट इफ सिनेरियो वाली. तो ये था हमारा OLAP का.
Now comes the characteristic. OLTP characterized by large number of short online transactions. छोटी छोटी transactions जो large number में जो परफॉर्म हुई जा रही है, जैसे बैंकिंग सिस्टम था। बैंकिंग सिस्टम में एक टाइम पे पर्टिकुलर एक टाइम पे कितने यूजर्स जो है ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और छोटी छोटी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द डेटाबेस। तो जो एल है वो लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को हैंडल करने में बहुत अच्छा है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो ओलैप है वो लार्ज वॉल्यूम डेटा के साथ वर्क करता है क्योंकि वो पूरा बिजनेस का डेटा के साथ वर्क कर रहा है, तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने की कैपेबल है। Now comes the functionality. OLTP is an online database modifying system. OLTP क्या है? Database modifying system है। अपडेट करना, उसको इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो क्या है हमारे पास डेटाबेस मॉडिफाइंग सिस्टम। एंड जो ओलैप है वो ऑनलाइन डेटाबेस क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इफ आई डू दिस। तो ये क्या है, बेसिकली क्वेरी है ना। हम लोग ऐसा तो नहीं कोई डेटा में चेंजेस कर रहे हैं, नहीं, हम लोग डेटा से पूछ रहे हैं, हम लोग डेटा से क्वेरी कर रहे हैं कि अगर मैंने ये किया तो इसका आउटकम क्या होगा। ओके, नाउ द मेथड इज OLTP यूज ट्रेडिशनल डेटाबेस बिकॉज जो छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन होते थे तो नॉर्मल डेटाबेस जो है हमारा DBMS है वो छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन को हैंडल करने में एकदम कैपेबल है। तो OLTP ट्रेडिशनल डेटाबेस को यूज करता है, DBMS को। एंड जो OLAP है वो डेटा वेयर हाउस को यूज करता है बिकॉज इट डील्स विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। नाउ कम्स अ क्वेरी। कौन कौन सी क्वेरीज यूज होती हैं OLTP में? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। एंड ऑन द अदर हैंड जो OLAP है उसमें मोस्टली सेलेक्ट ऑपरेशन यूज होते हैं बिकॉज क्योंकि हमने क्वेरी करनी है, पूछना है कि और सेलेक्ट करनी कुछ कैटेगरी जिसकी बिहाफ पे हम लोगों को डेटा चाहिए, जो आउटकम चाहिए। Next come the table. Table in OLTP database are normalized, whereas tables in OLAP database are not normalized because it is the large volume of data. अब हर चीज को normalize नहीं कर रही है, और जो OLTP था उसमें इतना ज्यादा डेटा नहीं होता था तो हम उसको normalize कर सकते हैं। So OLTP versus OLAP is a very important in the point of view of the examinations. Okay. Next comes another very important topic of the Unit 1, that is the OLTP versus data warehousing. Okay, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इनके डिफरेंसेस Unit 1 में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट हमने लिया ऑपरेशनल डेटाबेस एंड सेकंड वन इज अ डेटा वेयरहाउस। So operational system are designed to support high volume transaction processing, whereas data warehouse system are typically designed to support high volume analytical processing, that is the OLAP। तो ऑपरेशनल डेटाबेस जो OLTP था वो क्या था? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए था, बट जो डेटा वेयर हाउसिंग है वो किसके लिए है? एनालिसिस के लिए, प्रेडिक्शंस करने के लिए, राइट। ऑपरेशनल सिस्टम्स आर यूजुअली कंसर्न विद करंट डेटा, जो करंटली जो हमारे पास डेटा है उसके ऊपर बेस्ड है। ट्रांजेक्शन जो है वो करंट बेसिस पे होती हैं, राइट। अब ये नहीं है कि हम लोग 5 years बैक के डेटा पे आज के ऑपरेशंस परफॉर्म करें, नहीं, जो करंट है उसी पे परफॉर्म होगा ट्रांजेक्शंस, राइट। नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज दैट a data warehouse system usually concerned with historical data। हम लोग पास्ट का भी डेटा लेते हैं कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग पास्ट का भी डेटा लेते हैं, करंट का भी डेटा लेते हैं, एंड उसके बाद वो ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि हाँ इस ट्रेंड में नेक्स्ट 5 years के लिए कैसा डेटा आएगा, हमारे पास कैसा परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। Data within operational systems are mainly updated regularly according to the need, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन होगी उसी टाइम पे अपडेशन जरूरी है। Data warehouse non-volatile new data may be added regularly. Once added, rarely changed. क्योंकि हम लोग यहाँ पे modifications नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ predictions कर रहे हैं। तो जो changes हैं वो बहुत rare होगा कि हम उसको change करें। जो added data है उसको बहुत rare होगा कि हम उसको change कर सकें। Okay? It is designed for real-time business dealing and processes. real-time business क्यों? क्योंकि transactions है। अगर बैंकिंग सिस्टम में अगर आप कुछ भी क्रेडिट या विड्रॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अभी आपने क्रेडिट किया और आपके पास 3 years के बाद जाके वो अपडेशन हो रहा है, नहीं, वो उसी टाइम पे होगा, रियल टाइम पे होगा। And it is designed for analysis of business measures by the subject area, categorize and attributes. ये क्या बिजनेस एनालिसिस करता है, कैसे करता है, कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं, सब्जेक्ट एरिया, कैटेगरीज, एट्रीब्यूट्स, ऐसे ये पैरामीटर्स के बिहार पे वो एनालिसिस करता है।
इट इज ऑपरेशनल डेटाबेस जो है, इट इज ऑप्टिमाइज फॉर अ सिंपल सेट ऑफ ट्रांजेक्शन जनरली एडिंग एंड रिट्रीविंग इन अ सिंगल रो एट अ टाइम पर टेबल। कि एक ही टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो सकती है, ये नहीं कि आप ऐड भी कर रहे हो डिलीट भी कर रहे हो दोनों साथ साथ काम कर रहे हो, नहीं। पहले ऐड होगा, अपडेट होगा, देन डिलीट होगा, देन अपडेट होगा, देन अगर दोबारा आपको ऐड करना है तो ऐड एडिशन होगा। जैसे जो हमने डीबीएमएस में जब हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे वैसा ही सेम। नेक्स्ट इज डेटा वेयरहाउस, इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एक्सटेंड लोड्स एंड हाई complex unpredictable queries that access many rows per table। तो जो डेटा वेयर हाउस है वो किसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है? एक तो बहुत सारा डेटा होता है तो बहुत सारा लोड भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा, और क्वेरीज अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। क्वेरीज आर नॉट प्रिडिक्टेबल, एनीवन कैन डू एनी क्वेरी, राइट? तो अनप्रिडिक्टेबल क्वेरीज होती हैं जो एक साथ काफी रोज जो है पर टेबल की जो रोज हैं काफी ज्यादा रोज को एक्सेस कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड जो ओएलटीपी था वो सिर्फ एक सिंगल रो एट अ टाइम पर टेबल यूज करता है, ठीक है? या तो अपडेट होगा या तो डिलीट होगा या एडिशन होगा, ठीक है? Now OLTP. It is optimized for validation of incoming information during transactions, uses validation data tables। कि इसमें वैलिडेशन इनकमिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो वैलिडेट होनी चाहिए, वैलिडेशन यूज करता है डेटा टेबल में, ठीक है? डेटा वेयरहाउस लोडेड विद कंसिस्टेंट वैलिड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स नो रियल टाइम वैलिडेशन। रियल टाइम की वैलिडेशन उसको चाहिए नहीं, बिकॉज क्यों? उसको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है, एनालिसिस करना, अपडेशंस और वगैरह या कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करनी, तो उसको रियल टाइम वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग। अब किसी एक चीज का एडवांटेजेस भी हैं तो उसके प्रॉब्लम्स भी जरूर होते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है जो डेटा वेयरहाउस है? डेटा क्वालिटी। इन डेटा वेयरहाउस डेटा इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी जो डेटा वेयरहाउस की वजह से डेटा क्वालिटी पे इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि जो डेटा है वो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होता है। तो जैसे ही बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होता है तो कभी कभी वो ऊपर नीचे होकर डेटा की क्वालिटी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा। अब इतना सारा डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में भी बहुत टाइम लगता है। नाउ कम्स अ टेस्टिंग। कि अगर कोई क्वेरी हमने चलाई है, कोई क्वेरी हमने यूज करी है, उसकी टेस्टिंग करने में टाइम इसलिए लगता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हर डेटा के लिए वो कंसिस्टेंट क्वेरी, कंसिस्टेंट आंसर ही, आउटकम या आउटपुट ही प्रोड्यूस करना चाहिए उसको। परफॉर्मेंस। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो परफॉर्मेंस कभी कभी वेरी कर जाता है, इतना फास्ट कभी नहीं होता, कभी होता है। डिजाइन ऑफ डेटा वेयरहाउस। क्योंकि डेटा वेयरहाउस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका डिजाइन करना भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्ट। ये बात पहले भी बताई थी कि डेटा वेयरहाउस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट इसके रिटर्न्स भी बहुत हाई होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स। अब डेटा वेयरहाउस इज नॉट एज सिक्योर एज डीबीएमएस, सो इसके प्राइवेसी कंसर्न्स भी एक तरीके की प्रॉब्लम ही है कि इसको डेटा जो प्राइवेसी है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और बहुत कॉम्प्लेक्स वे में हो जाती है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? So if you like this tutorial, do comment, like, share and subscribe. Thank you.